ओके तो मैं ये बात कर रहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी आर्टिकल्स आपने देखे हैं, फॉर्मूले देखे हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, एक प्रोजेक्टाइल को अगर आपने ग्राउंड से उछाला तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है, तो वो जो हाइट जाता है वो u²/2g, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2u/g। ये सारे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले हैं। और 2u/g में एक चीज और छिपी हुई है, मैं आपको बताऊं, इसमें u/g प्लस u/g है, यानी u/g ऊपर जाने का टाइम और u/g नीचे आने का टाइम। ठीक है, तो आप देखिए कैसे ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम इक्वल है। किसी प्रोजेक्टाइल को आप ग्राउंड से उछाले और वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाए और फिर नीचे आए, तो वो ऊपर जाने में u/g टाइम लेता है और नीचे आने में भी उतना ही टाइम लेता है। और ये सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले तभी वैलिड है जब बॉडी के चलते समय उस पर mg के सिवा और कोई फोर्स ना लगे। रियल लाइफ में ऐसा कहां हो पाता है? एक्चुअल लाइफ में जब आप किसी बॉडी को फायर करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उस पर हवा का ड्रैग फोर्स लगता है। जैसे ये कोई बॉल है और इसको u की वेलोसिटी से हम ऊपर फेंक रहे हैं, यहां एयर प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी, ये बॉल ऊपर जाएगी, ये बॉल ऊपर जाएगी, तो इस पे हवा का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और जब ये बॉल नीचे आएगी तो हवा का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। एयर का जो फोर्स लगता है वो बॉडी के चलने के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी जिधर जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये बॉल ऊपर जाएगी तब हवा का फोर्स नीचे की तरफ, और जब ये नीचे आएगी तो हवा का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। mg ये सब काम नहीं करता भाई, थोड़ा मजा लीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, हैं बड़ी परेशानियां हैं, दिक्कत ही दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताऊंगा आपको क्या दिक्कतें हैं खैर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं बताऊं कि mg का फोर्स आप देखिए, बॉडी ऊपर जा रही है तब भी mg का फोर्स नीचे की तरफ, और बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तब भी mg का फोर्स नीचे की तरफ ही तो लगता है। लेकिन हवा का जो ड्रैग फोर्स है ये ऊपर जाते समय नीचे और नीचे आते समय ऊपर की तरफ लगता है। तो सपोज ये एक बड़ी सी बॉल है, और इतनी बड़ी बॉल है कि जब इसको, और बॉडी हल्की सी प्लास्टिक की बॉल है, इसको जब ऊपर उछाला तो इस पर अच्छा खासा हवा का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। अब मान लेते हैं ये t1 टाइम में ऊपर पहुंच गई और t2 टाइम लगा इसको नीचे आने में। वैसे अगर एयर ना हो तो बार बार ये बात आ रही है कि ऊपर जाने का टाइम t1 और नीचे आने का टाइम t2, ये दोनों की वैल्यू u/g के बराबर होती है अगर एयर ड्रैग ना हो, हवा का फोर्स ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, और ये मैं प्रूव भी करूंगा, एयर की प्रेजेंस में अपवर्ड मोशन का टाइम और डाउनवर्ड मोशन का जो टाइम है वो अलग अलग हो जाता है। इस बॉडी को ऊपर जाने में कुछ t1 टाइम लगा और ऊपर से नीचे आने में कुछ t2 टाइम लगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और फिर धमाका होगा, और इस क्वेश्चन का जैसा आप जवाब देंगे उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर एयर प्रेजेंट हो, बॉडी ऊपर जा रही हो और उस पर अच्छा खासा हवा का ड्रैग फोर्स लग रहा हो, उसके ऊपर जाने का, राइज करने का टाइम t1 है और ऊपर से नीचे आने का टाइम t2 है, तो आपको क्या लगता है t1 और t2 में से कौन सा टाइम छोटा होना चाहिए? आपको क्या लगता है ए बी सी में से कौन से ऑप्शन सही होंगे? कितने लोग कहते हैं ए ऑप्शन सही है, कितने लोग कहते हैं बी ऑप्शन सही है, कितने लोग कहते हैं सी ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन तो सही होता ही है जब हवा का फोर्स ना हो, एयर ड्रैग ना हो। तो अभी बताइए, एयर की प्रेजेंस में अपवर्ड मोशन का टाइम t1 और डाउनवर्ड मोशन का टाइम t2, तो बताइए t1 लेस देन t2 या t1 ग्रेटर देन t2, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये मैं पूछ रहा हूं। तो नितिन और दिशा दोनों ने ए ऑप्शन कहा है कि ए ऑप्शन सही होगा, t1 लेस देन t2 होगा। ये मैंने हल्की सी हिंट भी आपको दी थी कि t1 लेस देन t2 होगा हवा की प्रेजेंस में। लेकिन देखिए बिल्कुल उल्टा है, आप किसी से भी पूछें, ये बिल्कुल अजीब सी बात है, आप किसी से भी पूछें। अच्छा, आविशा ने बी बताया, शौर्य और नितिन पांडे ने बी बताया। तो देखिए अब जैसे जो बी ऑप्शन बता रहे, बी ऑप्शन का मतलब कि t1 इज ग्रेटर देन t2, यानी ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, नीचे आने में कम टाइम लगेगा। सही बात है, ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगता है। आपके अपार्टमेंट की लिफ्ट खराब हो गई, आपका फ्लैट 10वें फ्लोर पे है, आप चढ़ के जाओ ऊपर, 10 फ्लोर चढ़ना पड़ेगा आपको, चढ़ने में टाइम लगा वो देख लीजिए, और कड़कड़ उतरने में टाइम लगा वो देखिए। वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, पहले चढ़ाई चढ़ते हैं, दर्शन करते हैं, नीचे आते हैं। आप कभी गए हैं? आप बताइए, आपको ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगता है या नीचे आने में? एक कॉमन सेंस की बात है, हिंदुस्तान में एक एक आदमी, यहां तक कि नरेंद्र मोदी तक ये बता देंगे कि ऊपर जाने में देर लगती है। ऊपर जाना डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, अपवर्ड मोशन हमेशा टफ होता है, ऊपर जाना टफ होता है, ऊपर जाने में टाइम ज्यादा लगता है, और ऊपर से नीचे आने में खड़ाक से बॉडी नीचे आ जाती है। तो ये ऑप्शन जो है वो जनता का प्यारा ऑप्शन है, ये पॉपुलर ऑप्शन है, पॉपुलर यानी प्रसिद्ध ऑप्शन है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो पॉपुलर हो
जो प्रसिद्ध हो वही सही हो। नेताओं के लिए भी आप देख लीजिए, जो अपने पीएम या जो भी बने हैं, जरूरी नहीं कि पॉपुलर हो और वो सही भी हो, जरूरी नहीं जो पॉपुलर हो वो सही भी हो। ये ऑप्शन पॉपुलर है, कोई भी कहेगा यार ऊपर जाने में देर लगेगा, नीचे आना खटाक से नीचे आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब हवा प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है, तो उल्टा होता है, बॉडी ऊपर जल्दी पहुंच जाती है और ऊपर से नीचे देर में आती है। अब जब मैं कहूंगा तो आप फील करेंगे इसको। अब आप कल्पना करिए, आपको इमेजिन करना पड़ेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बड़ा सा बलून है और उस बलून को आपने ऊपर की तरफ हिट किया, तो ये बलून फट से ऊपर चला गया, नो टाइम में वो बलून ऊपर पहुंच गया, खड़ाक से वो बलून ऊपर पहुंच गया। विधान ने भी कहा कि T1 इज ग्रेटर देन T2। विधान बेटा पूरी दुनिया यही कहती है कि ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऊपर जाना टफ है, मुश्किल है, ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अब आप कल्पना करें एक बलून, बलून इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बलून पे एयर का जो ड्रैग फोर्स है वो अच्छा खासा लगता है, तो आपको वो फर्क देखने को मिलेगा। बलून को मुक्का मारिए ऊपर की तरफ, ऐसे जैसे बर्थडे में खेलते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ मुक्का मारिए, उसको ऊपर जाता हुआ देखिए और फिर ऊपर से नीचे आता हुआ देखिए, आपको क्या लगता है? दिल से बताओ, ये कल्पना करो, इमेजिन करके बताओ आपको क्या लग रहा है। तो आप ये इमेजिन कर रहे होंगे कि बलून ऊपर बड़ी जल्दी पहुंच जाता है और ऊपर से नीचे आने में उसको देर लगती है। ओके, एक बलून को आप उछालें, ये मैं एक सीन में, एक सिचुएशन में, मान लेते हैं ये ब्लू कलर से एक बहुत बड़ा बलून है, हल्का सा बड़ा, और आप इसको ऊपर की तरफ फायर करते हैं तो खट से ऊपर पहुंच जाता है। आप कभी इसको नीचे आता हुआ देखिए, कैसे स्लो मोशन में नीचे आ रहा है, ऐसा लग रहा है मन ही नहीं कर रहा है नीचे आने का। अरे आ जाओ यार, मतलब मन ही नहीं कर रहा। ऊपर तो आपने मुक्का मारा, खटाक से पहुंच गया, और नीचे आने में देर लग रही है। और यह टाइम का अच्छा खासा डिफरेंस है, ऊपर जाने का टाइम बहुत कम है और नीचे आने का टाइम बहुत ज्यादा है। बलून के केस में ये डिफरेंस अच्छा खासा दिखता है क्योंकि बलून पर जो हवा का फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। ऑब्जेक्ट साइज में जितना बड़ा होता है उस पर एयर ड्रैग फोर्स उतना ही ज्यादा लगता है। लेकिन ये चीज होती सबके साथ है। मैं इस ऑब्जेक्ट को भी अभी ऊपर उछाल दूं तो इस पे भी हवा का ड्रैग लग रहा है, लेकिन इस पे हवा का ड्रैग फोर्स बहुत कम लग रहा है, तो इसका ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम का जो अंतर है वो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, आप दुनिया में किसी भी चीज को ऊपर उछालते हो तो हवा के फोर्स की वजह से ऊपर चीजें जल्दी पहुंच जाती है और नीचे देर में आती है। अभी तक आपको एक बात अजीब लग रही होगी कि क्यों, ये तो मैं बता ही नहीं रहा हूं कि क्यों, सबको ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी कि ऐसा क्यों होता है कि बॉडी ऊपर जल्दी पहुंच जाती है और नीचे देर में आती है। सही बात है यार, सबसे ज्वलंत मुद्दा तो यही है। हमारा कॉमन सेंस तो अभी भी ये कह रहा है, हाँ बलून के एग्जाम्पल से आपको फीलिंग तो आ गई कि ऊपर जल्दी पहुंचेगा नीचे देर में आएगा, लेकिन अभी भी ये बात दिमाग को लॉजिकली करेक्ट नहीं लग रही। मतलब इसको प्रूव करने की जरूरत है। तो क्या हुआ, मैं एक मैथमेटिकल प्रूफ दे दूंगा, मैं इसको पूरा प्रूव कर दूंगा, और जब मैं प्रूव कर दूंगा तो उसके आगे क्या है। अब चलो मैं आपको आगे प्रूव करने जा रहा हूं कि वास्तव में एयर अगर प्रेजेंट है, हवा की प्रेजेंस में बात करें तो ऊपर जाने का जो टाइम है, अपवर्ड मोशन का जो टाइम है, वो कम होता है और डाउनवर्ड मोशन का टाइम ज्यादा होता है, ऊपर जल्दी पहुंच जाता है। तो मैं निकालूं, सारी चीजें मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इस समय जो फोटो है इसमें बलून ऊपर जा रहा है, बलून ऊपर जा रहा है और उस पर जी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन सोचो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये हवा की वजह से है। हवा की वजह से जो फोर्स लगेगा, एक मिनट मैं इसको सही कर दूं, हाँ अब सही है। जब ये बलून ऊपर जा रहा है उस समय का फोटो देखो बच्चों, जब ये बलून ऊपर जा रहा है उस समय का फोटो है, तो हवा की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, mg भी नीचे की तरफ लग रहा है। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो g है, और हवा के फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो a है। हर फोर्स एक एक्सेलरेशन पैदा करता है, और फोर्स का काम ही क्या होता है, फोर्स लगता है तो उससे एक्सेलरेशन आता है। फोर्स अपॉन मास को एक्सेलरेशन कहते हैं। जब ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे mg नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया है वो g है। और एक हवा का फोर्स भी तो नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे की तरफ क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर जाएगी तो हवा का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और उसकी वजह से ये a एक्सेलरेशन लग रहा है। तो सोचो इस बॉडी के ऊपर जाते समय टोटल एक्सेलरेशन कितना हुआ। जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो टोटल एक्सेलरेशन g प्लस a हुआ। ऊपर जाते समय जो टोटल एक्सेलरेशन हुआ वो g प्लस a हुआ बच्चों। तो मैं इसके अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं, अप ऊपर जाने की बात कर रहा हूं। तो मैं इसके अपवर्ड मोशन के लिए ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं, देखते जाओ आपको बहुत मजा आएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस at। इसके अपवर्ड मोशन के लिए जब आप ये इक्वेशन यूज करोगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे। आप सोचो किसी प्रोजेक्टाइल का सिर्फ अपवर्ड मोशन आप देख रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। अपवर्ड मोशन में मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस u है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, अकेला g नहीं है, g और a दोनों नीचे की तरफ है। अब g और a दोनों नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा ना g प्लस a, वही पता हो जाएगा कि नहीं। और टाइम लगा t1,
तो ये टोटल एक्सेलरेशन g प्लस ए और टाइम t1। इस इक्वेशन को यहां से आ जा रहा है u इज इक्वल टू जी प्लस ए इंटू टी1। ये इक्वेशन बाद में यूज होगी, अभी भी अपवर्ड मोशन चल रहा है, और अपवर्ड मोशन के लिए चलिए ये इक्वेशन यूज करते हैं। ये कैलकुलेशन आपके लाइफ का सबसे बढ़िया कैलकुलेशन होने जा रहा है, सबसे ज्यादा मजा आपको आने वाला है कि अभी जो रिजल्ट आएगा। अब सोचो जब ये बॉडी ऊपर गई सिर्फ अपवर्ड मोशन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, कुछ लोग कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो, अरे हम सिर्फ अपवर्ड मोशन डिस्कस कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपवर्ड मोशन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो h है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u है, टाइम t1 है, एक्सेलरेशन फिर वही बात माइनस ऑफ g प्लस ए, नीचे की तरफ है तो g प्लस ए और टाइम t1। ओके, तो ये आ जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि u की जो वैल्यू हमने निकाली है वो यहां पे पुट करने वाले, तो u की वैल्यू अगर यहां पे रख दें तो ये h की वैल्यू आ जा रही है, u की वैल्यू रखते हैं g प्लस ए इंटू टी वन, तो ये आ जा रहा है g प्लस ए इंटू टी वन स्क्वायर माइनस हाफ g प्लस ए इंटू टी वन स्क्वायर। तो ये टोटल भाई बताओ कितना हो जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देख रहे। u की वैल्यू g प्लस ए इंटू टी वन यहां रख देंगे तो g प्लस ए इंटू टी वन स्क्वायर माइनस हाफ g प्लस ए इंटू टी वन स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ g प्लस ए और इंटू टी1 स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी, इससे अभी कुछ नहीं निकला, ये रिजर्व कर लीजिए, ये इक्वेशन याद रखिएगा। h इज इक्वल टू हाफ जी प्लस ए टी1 स्क्वायर, ये इक्वेशन बाद में काम आएगी। अरे अभी तो अपवर्ड मोशन ही डिस्कस कर रहे हैं, अब इसका डाउनवर्ड मोशन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन रिजर्व में रखिए, ठीक है। ये जो h इज इक्वल टू ये आ जा रहा है ना g प्लस ए इंटू टी1 स्क्वायर। देखिए मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं पूरा नहीं मिटा रहा। आधा ही मिट जाओ यार, तुम मिट तो जाओ एक बार। हाँ तो चलो ये इक्वेशन लॉक कर दी, नीचे आपको दिख रही है लिखी हुई, बिल्कुल सही बात दिख रही है आपको, तो ये आ गया। अब मैं इसका डाउनवर्ड मोशन डिस्कस करूंगा, डाउन, अब नीचे आने दो। लेकिन डाउनवर्ड मोशन में एक चीज बदल जाएगी, जब ये नीचे आएगा, आप सोचो ये नीचे आ रहा है, इमेजिन करो ये नीचे आ रहा है, तो जब ये नीचे आएगा तो एक फोर्स बदल जाएगा। ये नीचे आएगा तो हवा ऊपर फोर्स लगाएगी, हवा का फोर्स ऊपर की तरफ। ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए जैसे ही ये नीचे आने लगा ये वाला वेक्टर पलट गया, हवा का फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगने लगेगा। तब इस बलून का नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन बनेगा वो g प्लस ए की बजाय g माइनस है। आप देखो तो नीचे गिरते समय बलून का जो एक्सेलरेशन बनेगा वो g माइनस ए। तो अब ये बलून नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, और मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं। अच्छा डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो एक काम करो, सारे वेक्टर्स जो नीचे की तरफ है सब नीचे की तरफ है। जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान लो। तो डाउनवर्ड मोशन में डिस्प्लेसमेंट h है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक चीज बताओ जो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, है ना। ऊपर जा रहे हैं तो h चलना है, ऊपर से नीचे आ रहे तो भी h चलना है, क्योंकि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। तो डाउनवर्ड मोशन है, डिस्प्लेसमेंट h है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले, अरे डाउनवर्ड मोशन है तो रेस्ट से ही स्टार्ट होगा ना, मैक्सिमम हाइट पर बॉडी रुकी वहां से स्टार्ट होगा, तो ये हो गया हाफ। और एक्सेलरेशन की जगह देखिए g माइनस ए लिखना पड़ेगा बच्चों, और टाइम t2। अब आप देखिए ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, देखिए ये पहले लिखी थी और ये अभी लिखी, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, h और h सेम है। तो दोनों इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम कर दें, कर रहा हूं मैं राइट हैंड साइड सेम कर रहा हूं। तो ये आ जा रहा है g प्लस ए इंटू टी1 स्क्वायर इज इक्वल टू g माइनस ए इंटू टी2 स्क्वायर, ये आ जा रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से देखिए मैं कैसे t1 अपॉन टी2 की वैल्यू लिखूंगा, आप देखिए तो कितना बढ़िया है। t1 और t2 एक तरफ कर लो, इस इक्वेशन में t1 और t2 एक तरफ कर लो, रहना अभी जाना नहीं, चले गए लो, जा रहे हैं धीरे धीरे, जाने कहाँ जा रहे हैं जाओ जहां मना है जाओ। t1 और t2 को एक तरफ कर लो, तो ये t1 अपॉन t2 जो आएगा वो क्या आएगा, यह आ जाएगा g माइनस ए अपॉन g प्लस ए, ये आ जाएगा, और अंडर रूट भी आएगा, सब कुछ अंडर रूट में रहेगा। तो फाइनली अब बस मुझे इसके बाद कुछ नहीं कहना, आप t1 अपॉन t2 देख लो, ऊपर t1 है नीचे t2 है, t1 और t2 का रेशो देख लो, तो ये आ रहा है g माइनस ए अपॉन g प्लस ए। आप देख लो ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, अरे ऊपर g माइनस है जो कि छोटा नंबर है, नीचे g प्लस है जो कि बड़ा नंबर है। तो अब बताओ यहां से तो आ रहा है t1 लेस देन t2, आ तो गया, फाइनली आ गया, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो फाइनली t1 लेस देन t2 आ गया। तो ये हाल है, अब मैथमेटिकल प्रूफ कर दिया, तो इससे आगे तो कुछ भी नहीं है ना। आज बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने,
मैंने पूरी दुनिया को यह प्रूव करके बता दिया कि अगर हवा का फोर्स हम कंसीडर कर लें, अगर हम एयर ड्रैग रियल सिचुएशन ले लें, रियल सिचुएशन में हर बॉडी पे हवा का फोर्स लगता है, तो अगर हम रियल सिचुएशन ले लें तो हर बॉडी के ऊपर जाने का टाइम कम होता है और नीचे आने का टाइम ज्यादा होता है। और ये चीज याद इसलिए नहीं रहती क्योंकि ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट है, आपके एक्चुअल लाइफ में जो होता है उसके विरुद्ध है। हम जो बचपन से जो धारणा रखते हैं कि ऊपर जाना मुश्किल है, ऊपर जाने में देर लगती है, नीचे तो आदमी जल्दी आ जाता है, 10 फ्लोर तक चढ़े ऊपर पहुंचे, अब नीचे जाना है, लिफ्ट खराब है तो खिड़की से कूद जाओ, फटाक से नीचे गिर जाओगे, पहुंच जाओगे नीचे, कितनी जल्दी पहुंच जाओगे, और चढ़ने के लिए सीढ़ी से कितने धीमे धीमे चढ़े थे। अरे मैं एक मजाक कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो आम धारणा है कि ऊपर जाने में देर लगेगी, वो एक्चुअली यहां ऑपोजिट है। हवा की प्रेजेंस में जब आप बॉडी को ऊपर उछालते हैं तो ऊपर जाने का टाइम हमेशा कम होता है, नीचे आने का टाइम ज्यादा होता है। अब मैं इस रिजल्ट को, इसको मैं डबल स्टार दूंगा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब मैं इस रिजल्ट को क्रॉस चेक कर लेता हूं, इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। यहां मैं ए की जो वैल्यू है उसको 0 डाल देता हूं, हवा का ड्रैग हटा देता हूं। सपोज ये ए नहीं है, हवा का ड्रैग नहीं है, आइडियल कंडीशन लेते हैं जहां mg के सिवा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मान लेते हैं एयर ड्रैग नहीं है और आइडियल कंडीशन है, ये बिना एयर का प्रोजेक्टाइल है। तो अगर एयर ड्रैग नहीं है और आप ए को हटा दें तो ये तो g/g, ये बचेगा सिर्फ अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है और उसके अंदर बस g/g यानी 1, यानी T1 = T2। तो सही बात है, अगर हवा का ड्रैग फोर्स नहीं होगा तो T1 = T2 हो जाएगा। तो ये आप पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये डेरिवेशन लिख लीजिएगा, वीडियो आपके पास रहेगा, नोट्स बनाते रहिए और याद रखिए और दूसरों को पजल करिए। किसी को ये पूछिएगा तो हर आदमी उल्टा बताएगा, तो फिर आप ऐसे प्रूव करके दिखाते। आप अपने टीचर से, सीनियर से, घर में अगर घर में साइंस पढ़ता है कोई भी हो रिलेटिव, तो उससे यही सवाल पूछेगा कि एक पार्टिकल को ऊपर भेजा, बताओ ऊपर जाना नीचे आना कौन सा काम जल्दी हो जाएगा, तो वो देखना निश्चित रूप से उल्टा बताएगा। फिर आप ये हल्का सा डेरिवेशन करके उसको बताएं तो वो इंप्रेस हो जाएगा आपसे, है ना। ये ऐसे चलता रहता है, ये बढ़िया है। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई हमको। अब जैसा मैंने ग्रुप में लिखा था कि आज प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग खत्म करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग खत्म करेंगे। और आज मोशन अंडर ग्रेविटी में एक बहुत ही स्पेशल काम करने जा रहे हैं। हम लोग इंक्लाइन के ऊपर इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे और इंक्लाइन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस करेंगे। एक इंक्लाइन के ऊपर कोई बॉडी किस तरह से मूव करती है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेक्टर्स की बात करनी पड़ेगी, एक बार और वेक्टर्स की बात करनी पड़ेगी। लेकिन आज ये नहीं बताऊंगा कि वेक्टर क्या होता है, बल्कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कई बार जिंदगी में ऐसा आता है कि आपको वेक्टर के टुकड़े करने पड़ जाते हैं, एक वेक्टर को 2 हिस्सों में काटना पड़ जाता है। वेक्टर को जोड़ना सब लोग जानते हैं, तोड़ना भी पड़ता है। वेक्टर को जोड़ना कौन नहीं जानता? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मैं इसी क्लास में बता चुका हूं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर्स को जोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी तोड़ना पड़ता है। 2 वेक्टर्स को जोड़ के एक रिजल्टेंट वेक्टर लाना ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक वेक्टर को तोड़ के 2 छोटे छोटे वेक्टर बनाना ये जानते हैं क्या आप? एक बड़े वेक्टर को तोड़ के 2 छोटे वेक्टर, उसके बच्चे बनाना, उसके 2 छोटे बच्चे पैदा करना, ये आप जानते हैं क्या? आप सोचेंगे ऐसा हम क्यों करेंगे, जानने की बात ही नहीं। हम एक वेक्टर को 2 छोटे वेक्टर में क्यों तोड़ेंगे भाई? अरे क्यों तोड़ेंगे फर्जी में यार? जोड़ना तो चलो समझ में आता है, एक बॉल पर 2 फोर्स लग रहे हैं, वेक्टर को जोड़ते क्यों है? मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, एक बॉल पर 2 फोर्स लग रहे हैं और आपको टोटल फोर्स पता करना है बॉल पर कितना लग रहा है, तो आपको दोनों फोर्सेस को जोड़ना पड़ेगा। यानी फोर्स मतलब वेक्टर, आपको 2 वेक्टर्स जोड़ने पड़ेंगे और क्या। लेकिन वेक्टर्स को तोड़ना क्यों पड़ेगा? आप सोच रहे हैं ऐसी कोई स्थिति आएगी नहीं, कभी आएगी बच्चों, आएगी भी। मैं आपको बहुत मजेदार एग्जाम्पल देता हूं। मैं रात दिन यही सोचता रहता हूं कि क्या एग्जाम्पल बनाऊं जो आपको समझ में आए, मतलब आपने कभी उसको एक्सपीरियंस किया हो। अरे मेरे एग्जाम्पल कभी नहीं भूलते बच्चे, जिंदगी भर याद रखते हैं। तो ऐसा ही मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये रेल्स हैं, रेलगाड़ी आपने देखी है, रेलगाड़ी ट्रेन सबने देखी है। तो रेलगाड़ी जो है पटरी पे चलती है, पटरी है, और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये टॉप व्यू है, ये बर्ड आई व्यू है। बर्ड मतलब चिड़िया, बर्ड आई व्यू, आई मतलब आंख, बर्ड आई व्यू बोलते हैं। बर्ड आई व्यू उसको बोलते हैं जो आसमान से फोटो ली जाती है, बर्ड को जो दिख रहा है। तो आसमान में एक बर्ड उड़ रही है और उसको रेल की पटरी दिख रही है, और रेल की पटरी के ऊपर एक ट्रेन का डिब्बा, एक ट्रॉली है, ये छोटी सी ट्रॉली है, ट्रेन का छोटा सा डब्बा है। ये ट्रेन का डब्बा, ट्रेन की बोगी है, बहुत हल्का सा है, बहुत हल्का है, इसका मास कुछ m है। तो ये ट्रेन की बोगी है, ठीक है।
और ये रेल्स के ऊपर है और हमको कहा गया कि इसको खींचो, तो हम फोर्स F लगा के, हम इसमें एक रस्सी बांधे हुए और रस्सी बांध के फोर्स F लगा के इसको खींच रहे हैं, खींचे लिए जा रहे हैं, फोर्स F लगा के हम इस ट्रेन के डिब्बे को खींच रहे हैं। अरे हल्का है यार, वो फुल साइज बोगी नहीं है, एक हल्की सी ट्रॉली टाइप की है जो रेल्स के ऊपर है और हम फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं। जब आप मास m के ऑब्जेक्ट में फोर्स F लगाओगे तो वो भागेगा। कैसे भागेगा? वो एक्सेलरेशन से भागेगा, उसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये जो ट्रेन का डिब्बा है ये F/m इतने एक्सेलरेशन से आगे भागेगा, ये ऐसे एक एक्सेलरेशन से भागेगा। लाइक दिस। कितना अच्छा दिख रहा है। तो मैं इसको खींचते जा रहा हूं, ये भागता जा रहा है। अब ये बताइए अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन से भाग रही है तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भागेगा, कांस्टेंट स्पीड से भागेगा। अरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मैं दौड़ रहा हूं लेके रस्सी पकड़ के, मैं पीछे देख भी नहीं रहा, देखो कैसे रस्सी मेरे हाथ में है, मैं दौड़ रहा, मैं पीछे नहीं देख रहा और ये ट्रेन का डिब्बा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं और तेज भाग रहा हूं, मेरे पीछे आ रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये एक्सेलरेट कर रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। थक के अचानक मैं रुक गया, एकदम से मैं रुक गया, लेकिन ये नहीं रुका। अरे बीच में रस्सी है, बीच में कोई सरिया थोड़ी लगी है कि वो रुक जाएगा, रस्सी है। अरे आपको गुदगुदी हो रही, मजा आ गया आपको। मैं रस्सी पकड़ के खींच रहा तो अचानक मैं रुक गया। मैं तो रुक गया, मैंने जैसे ही पीछे देखा, अरे मेरे होश उड़ गए। ये डिब्बा अपनी फुल स्पीड पे था और ये डिब्बा आ रहा और मेरे ऊपर से निकल गया, मेरे को पिघलते हुए कुचलते हुए आगे निकल गया और मेरी मौत हो गई, मैं मर गया। तो फिर आप कहेंगे आप हो कौन? फिर लाइव आप यहाँ पे हो, मर गए तो कैसे हो? अरे ये मेरा दूसरा जन्म है, ये पिछले जन्म की बात कर रहा था। दूसरे जन्म में फिर, यानी इस जन्म में फिर मुझको कहा गया ये डब्बा खींचो, तो मुझे पिछले जन्म की बात याद थी। मैंने कहा अरे अब मैं समझ गया, मैं मरा इसी डब्बे से था, तो अभी मेरे को फिर मारने की साजिश है। अब मैं इसको ऐसे खींचूंगा, रस्सी को ऐसे पकड़ूंगा। मैं रेल्स के बाहर ही चला गया। ये देखो, मैं ट्रैक पे रहूंगा ही नहीं, मैं रेल्स के बाहर चला गया ऐसे। ये देखो मैं कहाँ खड़ा हूं, जहां मैं खड़ा हूं वहां पे मरने के कोई चांस ही नहीं है। अरे ये जो बोगी है ये तो रेल्स पे चलेगी और मैं तो बाहर चला गया ना, और वहां से मैं इसको खींचूंगा। ये बताइए इस तरह से अगर मैं इसको खींचूं तो मैं इस ट्रॉली को चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा? अगर ऐसे रेल से, ट्रैक से बाहर खड़े होकर मैं खींचूं तो मैं इस ट्रॉली को चला पाऊंगा कि नहीं? वहां कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहां पे लिखिए। अरे वाह अमित यादव, मजा आ गया यार, तुम्हारे जैसे लोग तो हैं, बढ़िया। तुम्हें तो ऑफलाइन का फील आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा बच्चे। चलो एक दिन आएगा, सब अच्छा हो जाएगा, बहुत बुरा समय चल रहा है। अमित यादव बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। समय बेटा बहुत बुरा चल रहा है, मैं बता नहीं सकता क्या क्या बुरा चल रहा है। एक आध को मारने का मन कर रहा है, लग रहा है क्लास के वहाँ हैं कुछ लोग दिमाग में, क्लास के बाद देखता हूँ दिमाग खराब है। खैर, और बस आप लोगों के साथ जितनी देर रहता हूँ उतनी देर दिमाग सही रहता है, बाकी बिल्कुल गुस्से में, फिर कोई आसपास भी ना भटके। तो यही 1-1.5 घंटे जो है वो, और ऑफलाइन क्लास खुल जाए जब आपके सामने हो, आपका चेहरा देखें तो और मूड सही रहे। तो यही चल रहा है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं है। खैर, तो बहुत अच्छे हैं आप। तो मैंने ये पूछा था कि क्या अब ये ट्रॉली चलेगी, तो सब लोग लिख रहे हैं चलेगी 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 चलेगी। लेकिन बच्चों एक चीज है, अब ये ट्रॉली पहले से धीमे चलेगी, अब ये उतनी तेज नहीं चल पाएगी, इसका एक्सेलरेशन वो नहीं आएगा जो पहले था। पहले आप ऐसे खींच रहे थे ना, इस तरह से जब आप खींच रहे थे तब ये बहुत तेज चल रही थी। लेकिन अब आप रस्सी को टेढ़ा किए हुए हो और ट्रैक के रेल्स के बाहर खड़े हो, तो अभी भी आप चला सकते हो, लेकिन अब ये धीमे चलेगी। तो अगर कोई पूछे कि अब ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगी, देखिए एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो चलेगी तो ऐसे ही। अरे भाई जाएगी तो इधर ही, ये ट्रॉली तो उधर ही जाएगी जिधर रेल्स हैं। ये ट्रॉली का सड़क में घूमने लगी, रेलगाड़ी चली जा रही, कभी कभार सड़क में भी आ जाती है क्या? तो ट्रॉली चलेगी तो वैसे ही उसी रेल्स पे, लेकिन अब ये थोड़ा धीमे चलेगी। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बहुत मजे से मेरी बात सुनिएगा। हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेन फोर्स F है इसको ऐसे मान लेते हैं, ये जो फोर्स F है, ये वाला जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, वो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हम मान लेते हैं ये जो फोर्स F है ये दो फोर्सेस का वेक्टर सम है। आप जरा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहां लगाइए। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता था कि दो वेक्टर्स को जोड़ें तो ये तीसरी जो साइड है ये दोनों का सम रिप्रेजेंट करती थी। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यही तो होता है, येलो वेक्टर प्लस रेड वेक्टर इज इक्वल टू व्हाइट वेक्टर। अरे ये बेस वाला कलर तो आपको दिख ही नहीं रही है, F1 वाला वेक्टर प्लस F2 वाला वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर, यही तो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये बताइए
F1 और F2 को जोड़ के अगर F आता है तो इसका उल्टा बोलिए आप। इसका उल्टा ये है कि F को अगर तोड़ दें दो टुकड़ों में तो F1 और F2 आए। F1 और F2 को कंबाइन करके F मिला है, F1 और F2 का वेक्टर सम F है, तो F के कंपोनेंट्स हैं F1 और F2। F1 और F2 को F के कंपोनेंट्स कहते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, आप सोचिए जब F1 और F2 का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन करने से F बन रहा है, जैसा जैसा फील आ रहा है डायग्राम से, तो इसका उल्टा कह सकते हैं कि जो F1 और F2 हैं वो क्या है, वो F के कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते। अरे शहंशाह का डायलॉग नहीं, F जो है वो F1 और F2 का बाप है, F1 और F2 F के बच्चे हैं, और फिजिक्स की भाषा में बोले तो F1 और F2 F के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एंगल कुछ थीटा है, थीटा मान लीजिए, दिख रहा है ना आपको, ये एंगल कुछ थीटा है। तो आप देखिए यहां पर आप कॉस थीटा को लिख सकते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा नहीं आता तो फिर से पढ़ो, क्लास 1 से पढ़ना शुरू करो। ये जो ट्रायंगल है इसमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ये जो ट्रायंगल है इसमें कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं F1 अपॉन F। यही तो होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा यही होता है, येलो वेक्टर अपॉन व्हाइट वेक्टर। कॉस थीटा अगर F1 अपॉन F है तो F1 की वैल्यू आ जाती है F कॉस थीटा। इसी ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू F2 अपॉन F है, तो यहां पर F2 की वैल्यू आ जाती है F साइन थीटा, ये आ जाती है। तो अब मैं F1 और F2 हटा के, ये मैं हटाऊं मिटा दूं, अब मैं F1 और F2 हटा के वैसे ही लिख दे रहा हूं, ये F cos थीटा है और इधर ये F sin थीटा है। तो इसका मतलब कोई भी बड़ा वेक्टर दो छोटे वेक्टर्स में तोड़ा जाता है, कई बार ऐसा होता है, कोई भी बड़ा वेक्टर दो छोटे वेक्टर में तोड़ा जाता है और वो दो छोटे वेक्टर जो हैं वो F cos थीटा और F sin थीटा पहचानते हैं। ओके, F cos थीटा और F sin थीटा। चिंटू और मिंटू, ये पिताजी, दो बच्चे चिंटू मिंटू, F के दो कंपोनेंट है F cos थीटा और F sin थीटा। लेकिन आप ध्यान से देखें तो इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट इस ट्रॉली को खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सच बताइए। आप अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ F cos थीटा ही तो है जो ट्रॉली को खींच रहा है, F sin थीटा तो वेस्टेज है। क्या F sin थीटा की वजह से ट्रॉली हिलेगी भी? अकेला F sin थीटा लगाते रहो, F sin थीटा तो रेल्स के परपेंडिकुलर है, F sin थीटा लगाने से ट्रॉली चलेगी नहीं, ज्यादा लगाओगे तो पलट जाएगी, वहां पे चलेगी नहीं। तो इस ट्रॉली को चलाने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? F cos थीटा की। तो जब आप इसका एक्सेलरेशन अब लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा F cos थीटा अपॉन m, और ये एक्सेलरेशन कम होगा क्योंकि F cos थीटा F से तो छोटा ही है। अरे बच्चा बाप से तो छोटा ही है। F cos थीटा जो फोर्स है ना, जो वैल्यू है वो F से छोटी है, तो अब ये ट्रॉली थोड़ा धीमे चलेगी। ट्रॉली तो एक बहाना है, आपको कंपोनेंट करना सिखाना है। वाह, ये ट्रॉली और रेल्स तो एक बहाना है, आपको कंपोनेंट करना सिखाना है। तो आप जीवन भर याद रखिएगा कि कोई भी वेक्टर हो उसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं और उन कंपोनेंट के उन टुकड़ों के नाम होते हैं हमेशा F cos थीटा और F sin थीटा। अब आप फंस गए। अब आप ये कहेंगे कि हम ये कैसे याद रखें कि कौन F cos थीटा है कौन F sin थीटा, ये तो जुड़वा भाई है, कौन चिंटू है कौन मिंटू, शकल एकदम मिलती है, कैसे पहचाने? तो उसको पहचानने के लिए सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, पहचानने के लिए आपको एक बात बता रहा हूं कि जब आप किसी वेक्टर के दो टुकड़े करते हैं तो जो थीटा के पास है वो कॉस है, जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट है वो कॉस है। गाना बना लो, जो पास है वो कॉस है, जो पास है वो कॉस है, जो पास है वो कॉस है। नाचो, जो पास है वो कॉस है। तो ये मेन वेक्टर है थीटा, ये एंगल है, थीटा के पास वाला ये कंपोनेंट कॉस है और जो दूसरा बचा वो साइन है। तो ऐसे किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट करने के लिए तैयार रहिए। अब आगे भविष्य में आपको बात फोर्स की नहीं, आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जितने वेक्टर आप आगे पढ़ेंगे उनके ऐसे कंपोनेंट करने पड़ जाएंगे आपको। हाँ, ऐसे होता है, ये सब होता है, ऐसे करने पड़ जाते। सब मिटाओ यहाँ पे, क्योंकि एक और बात कह रहा हूं। सपोज करिए डर के मारे, एक्स्ट्रा डर, अब तो मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रॉली है मुझे छू के बिना निकले, तो इतना डर कि मैंने रस्सी को और टेढ़ा कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, पहले रस्सी ऐसे टेढ़ी थी और ये ट्रॉली को मैं खींच पा रहा था, लेकिन अभी मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैंने रस्सी को देखो क्या कर दिया, ये देखिए रस्सी को और टेढ़ा कर दिया। तो जब मैंने रस्सी को और टेढ़ा कर दिया ऐसे, लेकिन मैं ताकत उतनी लगा रहा हूं। इस पूरी कहानी में कौन सी चीज है जो बदल नहीं रही? इस पूरी कहानी में वो चीज नहीं बदल रही कि मैं फोर्स उतना ही लगा रहा हूं, फोर्स उतना ही लगा रहा हूं। लेकिन अब मैंने रस्सी को और टेढ़ा कर दिया, तो आप देखिए फोर्स का ये कंपोनेंट जिसको आप F cos थीटा कह रहे हैं, ये कंपोनेंट और छोटा हो गया। ये जो यूजफुल कंपोनेंट है जो असल में ट्रॉली को चला रहा है,
ये वाला वेक्टर देखिए और गुच्छा सा हो गया। अब तो ये ट्रॉली और धीमे चलेगी। इसको मैथमेटिकली सोचो तो आपको बहुत मजा आएगी। एफ आपने चेंज नहीं किया, लेकिन एफ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, वो अब आपने और छोटा कर दिया। मैथमेटिकली आप देखो, थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है। ये सब भूल जाते हैं सब। आपको पता है 0 से 90 के बीच में आप थीटा को जितना बड़ा करोगे कॉस थीटा उतना ही छोटा होता जाएगा। चाहे देख लो, थीटा को 0 को कॉस 0 1 होता है, और जब आप कॉस 90 पहुंच जाते हो तो कॉस 90 0 होता है। यानी कॉस थीटा उल्टा चलता है। थीटा बड़ा करते जाओगे तो उसका जो कोसाइन वैल्यू है वो कम होती जाती है यार। साइन तो ठीक है, थीटा आप 0 से 90 तक बढ़ाओगे तो उसकी जो साइन वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, लेकिन कॉस उल्टा चलता है। अरे बहुत से रिलेशन उल्टे होते हैं, बहुत से रिलेशन दुनिया में उल्टे होते हैं यार, हैं बहुत से रिलेशन उल्टे होते हैं। अरे मतलब कुछ भी यार, बहुत से बार ऐसा होता है कि एक चीज जब बढ़ती है तो दूसरी घटती, इसको रिवर्स रिलेशन कहते हैं। तो थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा कम होता है, और कॉस थीटा कम होगा तो एफ कॉस थीटा कम होगा। इसका मतलब आप इस रस्सी को जितना ही टेढ़ा करते जाओगे, थीटा को जितना बड़ा करते जाओगे, ये वाला जो वेक्टर है ये और छोटा होता जाएगा, एफ कॉस थीटा और छोटा होता जाएगा, और ट्रॉली बेचारी और धीमे चलेगी। आप देखिए, आप इस रस्सी को आप इस रस्सी को इतना टेढ़ा कर दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, ये हालत। अरे बाप रे बाप, मतलब हद हो गई यार, इस रस्सी का क्या किया है। ऐसे में अगर आप देखें तो थीटा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि एफ कॉस थीटा इतना छोटा हो गया, इतना छोटा। ये देखिए, ये जो नन्हा सा वेक्टर है ये है एफ कॉस थीटा, और यही ट्रॉली को खींचने में यूज हो रहा है। तो ट्रॉली एकदम चींटी की तरह रेंगते हुए चलेगी। तो ये चलता है। एक वेक्टर के आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं, लेकिन उन कंपोनेंट में कौन कंपोनेंट बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये थीटा पे डिपेंड करता है। हमने थीटा की वैल्यू इतनी ज्यादा कर रखी है कि ये वाला जो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट वो महा छोटा हो गया है, और जो वेस्टेज बेकार वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा वो सबसे बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो इस तरह से कंपोनेंट करते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो जबरदस्ती की बात है कि आप एक ट्रॉली पर फोर्स लगा के और कंपोनेंट कर रहे हो, क्या एक्चुअल लाइफ में हमें कभी कंपोनेंट करने पड़ेंगे? हाँ, ये रियल लाइफ नहीं है क्या? अब देखते हैं यहां पर कैसे कंपोनेंट आपको करने पड़ेंगे। हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी ही पढ़ रहे हैं बच्चों। ये पहले मैं हेडिंग, अबे पीछे जाओ यार, हाँ हेडिंग बता दूं। मोशन कंस्ट्रेंट अलोंग इंक्लाइन। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड। हमने एक इंक्लाइन बना लिया है, स्लोप बना लिया है, उसके ऊपर से एक बॉडी को रिलीज करेंगे और वो बॉडी अलोंग द इंक्लाइन पैरेलल टू इंक्लाइन चलेगी। उस मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पहले तो आप ये देखिए, ये बॉल है, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी। ये इसका एक्सेलरेशन है, और इसको सब लोग दुनिया जी के नाम से जानती है। कोई भी बॉडी जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है कि नहीं बच्चों? सब कुछ जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है। वेदांत तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, कुछ भी जो गिरेगा वो जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। तो ये बॉल भी जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी। ये सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस बॉल से उसकी नीचे गिरने की जो फ्रीडम है वो छीन ली, और यहां पर मैंने एक इंक्लाइन, पहले तो यह बता दूं कि ये बॉल, अबे चलो ये बता दूं कि ये बॉल तेजी से नीचे गिर गई और इसके गिरने का एक्सेलरेशन जी है, और जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इतने ज्यादा एक्सेलरेशन से ये बॉल नीचे गिरती है कि थोड़ा ही 1-2 सेकंड में ही नीचे, काफी नीचे पहुंच सकती है। तो मैंने क्या किया, अब इसके मोशन को थोड़ा स्लो करने के लिए, स्लगिश करने के लिए, अरे जो फ्री फॉल होता है ये इतना रैपिड होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। आप ही जो है वो 10वें माले से कूद जाओ, कितनी देर में नीचे पहुंच जाओगे? 2 घंटे में। अरे इतनी जल्दी नीचे पहुंच जाओगे कि आपको मतलब मजा आ जाएगा कि अरे कितनी जल्दी पहुंच गए। सीढ़ी से चढ़ने में कितनी देर लगती है। तो जो फ्री फॉल है वो इतना रैपिड होता है यार कि मतलब उसको स्टडी करने का भी टाइम नहीं मिलता। मैं आपसे सच बता रहा हूं, आप 2 मीटर 1 मीटर की हाइट से किसी बॉल को गिराएं और आप कहीं ये सोचो कि आप उस बॉल के नीचे गिरने का टाइम मेजर कर लोगे घड़ी से, तो भूल जाओ। इतनी जल्दी वो नीचे पहुंच जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए चीजें बहुत रैपिड नीचे गिरती हैं। तो अगर इस बॉल को मैं फ्री फॉल ना करने दूं, बल्कि एक कंस्ट्रेंट, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, एक इंक्लाइन लगा दूं, ये देखिए अड़ा दिया मैंने, बीच में एक इंक्लाइन लगा दिया, और जब इंक्लाइन लगा दिया तो अब रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब ये बॉल फ्री फॉल नहीं कर सकती, ये नीचे जाएगी जरूर, लेकिन अब इसको इंक्लाइन की सरफेस के पैरेलल स्लिप करके जाना पड़ेगा, और ऐसे में जो इसका एक्सेलरेशन है वो जी से कम होगा। अब ये धीमे चलेगी। ये भी मोशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी। अच्छा, ये मोशन ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रहा है? अरे ग्रेविटी की वजह से ही तो हो रहा है। ये बॉल नीचे क्यों आ रही है? ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आ रही है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जी नहीं होगा, जी से कम होगा।
अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी का सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। जब ये इंक्लाइन नहीं था, जब आपने ये नहीं फंसाया था, तो ये फ्री फॉल था, ये बॉडी ये ऐसे धड़ से नीचे गिर गई थी जी से। और जब आपने इंक्लाइन फंसा दिया तो अब इसका एक्सेलरेशन जी का एक कंपोनेंट होगा, जी से कम होगा, ये धीरे धीरे नीचे आएगी। लेकिन वो जी का कौन सा कंपोनेंट होगा वो देखते हैं। आप किसी भी मेन वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, तो मैंने जी के भी दो टुकड़े यहां पे दिखाए हैं, ये दो कंपोनेंट है, ये जी के जैसे एफ के कंपोनेंट किए थे ना, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, वैसे ही मैं जी के दो कंपोनेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यहां देखिएगा, ये एंगल थीटा है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, वहां कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे ही बहुत सिंपल सवाल, आप कहेंगे इतने सिंपल सवाल क्यों पूछते हैं, आपको जगाने के लिए पूछते हैं। ये एंगल थीटा है, तो जो ऊपर वाला एंगल है, हाँ ये निशान बना इतनी देर में, ये एंगल कितना होगा? नाइनटी माइनस थीटा, बिल्कुल सही है नितिन। बाकी लोग क्या करते रहे? अभिनव वेरी गुड, 90 माइनस थीटा। तो फिर ये एंगल कितना होगा? ये जो मैंने बाद में मार्क किया है, ये कितना होगा? ये जो एंगल बाद में मार्क किया है, फिर वो कितना होगा? वो कितना होगा? वो कितना होगा? जो बाद में मार्क किया है वो कितना होगा? हाँ शौर्य बिल्कुल सही, सब बता रहे हैं। पहले वाला मैंने बाद में एक एंगल मार्क किया है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? फिर उसकी वैल्यू थीटा होगी। बिल्कुल सही बात बच्चों, तो ये एंगल थीटा है। अभी मैंने बताया कि आप किसी भी बड़े वेक्टर को दो छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, और उन कंपोनेंट्स के नाम रखे गए हैं चिंटू मिंटू नहीं, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कंपोनेंट होंगे जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा। बस पूरी दुनिया इसी में पागल है कि जी कॉस थीटा कौन होगा और जी साइन थीटा कौन होगा। जो थीटा के पास है वो कॉस है, जो पास है वो कॉस है, जो पास है वो कॉस है। तो ये थीटा है, तो ये हो गया जी कॉस थीटा, ये वाला जो थीटा के पास है। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट हो गया वो जी साइन थीटा हो गया। अब आप सोचिए, इस बॉल को नीचे लाने के लिए कौन सा ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? जी का कौन सा टुकड़ा इस बॉल को इंक्लाइन में नीचे की तरफ ला रहा है? ये बॉल तो ऐसे जा रही है ना, तो इस डायरेक्शन में बॉल को खींच के ले जाने के लिए जी का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? तो आंसर है जी साइन थीटा। इस बॉल को नीचे गिराने के लिए जो कंपोनेंट जिम्मेदार है वो जी साइन थीटा है। तो अभी आप याद रखेंगे कि अगर किसी बॉडी को इंक्लाइन में फंसा दें कि नहीं इंक्लाइन में नीचे फिसलना है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जी साइन थीटा। तो सब लोग याद रखेंगे, इसमें कौन सी बात है। जब कोई बॉडी इंक्लाइन के सहारे नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है, और जब फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सेलरेशन जी होता है। ये ऐसे है, ठीक है। अब इंक्लाइन फंसाने की, चलो जी साइन थीटा की बात आप याद रखिएगा, लेकिन एक डिफरेंट बात करेंगे। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बॉडी का मोशन हमने कंस्ट्रेन कर दिया, जबरदस्ती एक इंक्लाइन ले आए। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुन लो। उसमें क्या है, एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। एक्चुअली गैलीलियो को जी की वैल्यू निकालनी थी, उसको फ्री फॉल स्टडी करना था। ऑब्जेक्ट जी से गिरते हैं तो उसको स्टडी करना था। तो उसने एक पार्टिकल को किसी हाइट से छोड़ा और देखा कि कितनी देर में नीचे जाता है, और इस तरह से वो जी की वैल्यू वगैरह निकालना चाहता था। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी जल्दी नीचे पहुंच जाता था कि गैलीलियो को उस जमाने में वो टाइम नापने का मौका ही नहीं मिलता। आज के जमाने में तो आप वीडियो शूट कर लो, उसको स्लो मोशन में कर दो, वो सब ठीक है, लेकिन उस जमाने में ऐसा इतनी जल्दी हो जा रहा था कि मोशन को स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो गैलीलियो ने यह सोचा कि ऐसा क्या हो जाए कि बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे भी जाए, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे जाए। तो उस पर्पस से उसने इंक्लाइन का आविष्कार किया। उसने कहा कि किसी ब्लॉक को, किसी बॉडी को अगर हम इंक्लाइन के टॉप से रिलीज करें ऐसे, तो उसके नीचे जाने की वजह ग्रेविटी है। ये देखिए, ये फ्री फॉल करने वाला है, इसके नीचे जाने का कारण ग्रेविटी, कॉज ग्रेविटी, इसके नीचे जाने का कारण ग्रेविटी, इसका कॉज ग्रेविटी, इसका मोशन का कॉज ग्रेविटी, इसका एक्सेलरेशन जी, इसका एक्सेलरेशन जी नहीं, पूरा जी नहीं, जी का सिर्फ एक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? वो जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अब है क्या, ये जो जी से गिरा, ये इतनी जल्दी नीचे गिर गया कि दुनिया देखती रहेगी और कैसे जल्दी नीचे गिर गया। ये देखो, बार बार तो दिखा रहा हूं, जो जी से गिरा वो एकदम रॉकेट की तरह नीचे गिर गया, और जो इंक्लाइन पे रखा था वो स्लो मोशन में धीरे धीरे नीचे आया। तो ये जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो इंक्लाइन पे रखा और ये जो स्लोली नीचे आ रहा है, इसके मोशन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं आसानी से। यहां टाइम हमको मिल रहा है मोशन को स्टडी करने का, और वहां नहीं मिल रहा है। तो अगर इन सारी बातों को मैं बताऊं कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहां पर, तो मैं इसको ऐसे बताऊंगा। इसको मैं हटा दूं,
तुम चले जाओ इधर। हाँ, सब सही है ना। तो अगर मैं इन सारी बातों को बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि जो फ्री फॉल कर रहा था, जो तेजी से, जो वर्टिकली सीधे नीचे गिर रहा था, उसकी स्पीड हर 1 सेकंड में 10 यूनिट बढ़ जा रही थी। और क्या, देखिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, 10। तो जो फ्री फॉल कर रहा था वो रेस्ट पे फिर 10, फिर 20, फिर 30 और ऐसे चलता जा रहा है। 30 मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें ना, देखो बच्चों मेरी बात सुनो, 30 मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो वो करीब 100 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना आएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए फ्री फॉल इतना रैपिड होता है कि 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 से 100 किलोमीटर पर आवर आ जाती है, 3 सेकंड में। ओके, लेकिन जो इंक्लाइन पे चल रहा है उसको अगर आप देखें तो उसका एक्सेलरेशन कम है, सिर्फ जी साइन थीटा है, तो वो कम एक्सेलरेशन से चल रहा है, उसकी स्पीड इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो मैंने ये भी लिया, 1-1 सेकंड पे फोटो लिया है। ये जो फोटो लिए गए ये 1-1 सेकंड पे लिए गए हैं। ये वेलोसिटी 0 है, उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 18। यहाँ 1-1 सेकंड में वेलोसिटी आप देखें 10, 20, 30, और वहां 1-1 सेकंड में वेलोसिटी देखें 6, 12, 18। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 1 सेकंड हुआ, फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 1 सेकंड हो गया, यहाँ वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर ये भी आपको लगता है कि नहीं ये भी बहुत जल्दी बढ़ रही है, ये भी बहुत जल्दी, भाई बहुत तेज है, अरे बहुत तेज है, तो आप ये जो एंगल थीटा है इसको और कम कर दो। आप सोचो अगर आप एंगल थीटा को कम कर देंगे, थीटा को कम करने से क्या होता है, थीटा को कम करने से साइन थीटा कम हो जाएगा, साइन थीटा के कम होने से जी साइन थीटा कम हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। आप कितने भी धीमे इसको चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत धीमे आए तो ये इतना धीमे चल सकता है। आप देखिए ये वेलोसिटी पैटर्न आप देख लीजिए। अब आप देख लीजिए वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है। बस 1 सेकंड को सही कर दो। आपको वो अच्छा नहीं लग रहा था ना कि 0 से 6, 6, 12, 18, तो आप थीटा को और कम कर दीजिए तो ऐसा भी हो सकता है। पहले थीटा ज़्यादा था, ये देखिए थीटा ज़्यादा है, ये थीटा ज़्यादा है, और जो वेलोसिटी के बढ़ने का पैटर्न है वो है 0, 6, 12, 18। आप थीटा को और कम कर दीजिए तो अभी जो वेलोसिटी के बढ़ने का पैटर्न है वो 0, 5, 10, 15। अगर ये भी आपको लगता है कि नहीं तेज है तो आप थीटा को और कम कर दीजिए। आप थीटा को इतना कम कर सकते हैं कि ये जो मोशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी है ये इतना धीमे हो जाए कि आप चढ़ जाएं, आप बोर हो जाएं। इतना धीमे कर सकते हैं कि 1 घंटे में बॉडी ऊपर से नीचे आए। और क्या, ये सारा खेल किसका आप बताइए? ये सारा खेल तो इस थीटा का ही है ना। थीटा को कम करने की कोई लिमिट है क्या? थीटा को तो आप कितना भी कम कर सकते हैं। थीटा को, ये थीटा है, थीटा को तो आप कितना भी कम कर सकते हैं। थीटा को आप 1 या 2 डिग्री कर सकते हैं। स्मूथ इंक्लाइन होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस। ये हालत देखिए आप कैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी का पैटर्न देखिए 0, 2, 4, 6 ऐसे बढ़ रही है ना। थीटा की बात है, थीटा आप कम करते जाइए। कहाँ ये वेलोसिटी बढ़ रही है 10, 20, 30, और कहाँ ये बढ़ रही है 0, 2, 4, 6, इतने धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन इंक्लाइन के ऊपर ये जो मोशन है, ये मोशन कितना भी स्लो हो, एक बात जरूर है, इस मोशन को आप एक नाम दे सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन हमारे हाथ में है। आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ तो चलाते हैं ना। जब आप बाइक चलाते हैं तो क्या बाइक का एक्सेलरेशन आपके कंट्रोल में होता है? हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन एक ऐसा मोशन जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, दिस इज मोशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी, और इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आप डिसाइड कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अरे जाओ, आप इसको फील ही नहीं कर रहे हैं, आपके पास दिल ही नहीं है, आप इसको फील ही नहीं कर रहे हैं। मोशन इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा वो आप डिसाइड कर रहे हैं। आप उसको जितना कम करना चाहें, अगर आपको बहुत स्लो, बहुत धीमे धीमे स्ट्रेट लाइन मोशन चलाना है तो आप थीटा को बहुत कम कर दीजिए। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा
वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा वो आप डिसाइड करेंगे। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फिर इस तरह के मोशन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारी इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो g साइन थीटा है। ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता है। ये है, ये 0 पे है, 1 सेकेंड के बाद, फिर 1 सेकेंड के बाद, फिर 1 सेकेंड के बाद। ये वेलोसिटी पैटर्न तो बहुत खूंखार है, 10 20 30, अरे बाप रे। ये कितना जेंटल है, 5 10 15 20। हाँ, कोई पूछे कि इतना बढ़िया वेलोसिटी पैटर्न, इतना धीमा वेलोसिटी पैटर्न, इतने धीरे धीरे एक्सेलरेट करती हुई बॉडी को अचीव करने के लिए थीटा कितना हो, तो वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो भी बॉडी इंक्लाइन पे नीचे स्लिप करेगी उसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा ही होगा। और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बॉडी की स्पीड ऐसे बढ़े, 0 5 10 15 यानी 5 के स्टेप्स में बढ़े। आप एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी चाहते हैं, 5। g की वैल्यू आप यहाँ 10 ले लीजिए, तो साइन थीटा की वैल्यू 5/10 आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। यानी एंगल थीटा आप 30 डिग्री कर दें तो आपको ऐसा वेलोसिटी पैटर्न, इतना प्यारा एक्सेलरेशन मिलेगा। तो आप अपने मन में क्या करो, 0 से लेकर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बीच का कोई भी एक्सेलरेशन सोचो, अपने मन में सोचो। जैसे आपने सोचा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलती हुए ऑब्जेक्ट के दर्शन किए जा सकते हैं? क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलती हुई बॉडी आप मुझे दिखा सकते हैं? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल। आप थीटा को सेट कर दीजिए, बस थीटा को सेट करना आपके हाथ में। थीटा को थोड़ा छोटा कर दीजिए, ये g साइन थीटा की वैल्यू 4 हो जाए, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/10 यानी 2/5। आप कैलकुलेटर से देख लें कि साइन इनवर्स 2/5 कितना होता है। तो मैं सारी बातों का सारांश ये बताऊंगा कि इंक्लाइन के ऊपर जब बॉडी नीचे फिसलती है तो ये मोशन भी मोशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी है, बट यहां पर एक्सेलरेशन हम डिसाइड कर सकते हैं थीटा की वैल्यू को बढ़ा घटा के। और हम इस मोशन को जितना स्लो बनाना चाहें, हम इस मोशन को इतना स्लो बना सकते हैं कि 1 घंटे 10 घंटे 50 घंटे में इतना स्लो बना सकते हैं कि जितनी देर में ये क्लास चल रही उतनी देर में ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए, बस थीटा को कम करते जाइए। तो ये गैलीलियो ने तूफान मचा दिया था। उसने इंक्लाइन का आविष्कार करके स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया था। स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा जब गैलीलियो ने इंक्लाइन का आविष्कार किया था, आप समझ लीजिए। तो ये सारी बातें ऐसे चलती रहती हैं। ये देखो, ये हालत देखो, ये 1-1 सेकंड में स्पीड कैसे बढ़ रही बताइए, बिल्कुल पागल, बिल्कुल चींटी की तरह बढ़ रही है। बस थीटा को कम कर दीजिए, ये ऐसे चलता रहता है, बढ़िया। तो यार बहुत सारा भाषण हो गया यार, है ना। शौर्य परेशान होके कह रहा है यस सर, इतना भाषण हो गया कि कह रहे सर अब बहुत हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल नहीं है, इसमें बताया मैंने बहुत से क्वेश्चन डिजाइन किए हैं और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन फिलहाल ये वाला कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको मिलेगा। देखिए क्या मैंने किया है, एक पार्टिकल है, इसका नाम मैंने बी रखा और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा। स्मूथ फ्लोर पे किसी ऑब्जेक्ट को आप वेलोसिटी दे दे तो ये 4 मीटर पर सेकंड उसी वेलोसिटी से चलेगा। इसका एक्सेलरेशन 0 रहता है, ये तो जमीन पे घिसल रहा है। और दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका नाम मैंने ए रखा है, उसको रेस्ट से रिलीज किया है। इन दोनों को फाइनली पी पर पहुंचना है। और क्या, आप चाहे देख लो, दोनों का डेस्टिनेशन पी है। जो बी है, नीचे वाला पार्टिकल है, उसको मैंने 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी और बस चलने दिया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ए है, इसको मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको वहां से बस रेस्ट से छोड़ दिया। यहां फ्रिक्शन कहीं नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो मैंने इस क्वेश्चन का नाम ही रखा है रेस। तो आपको बताना है कि कौन पहले पी तक पहुंचेगा। आप बताइए, आप क्या बताओ, मैं ही बता दूं पहले, मैं ही कर दूं कि कौन पहले पी तक पहुंचेगा? मैं कर दूं। देखिए रेस की जब बात आती है ना, तो जो कम टाइम लेगा वही तो जीतेगा। तो देखते हैं कौन पहले पी पर पहुंचेगा। आप सोचिए कि ए को कुछ टाइम लगा,
मान लेते हैं। अरे पहले तो आप बी को देख लीजिए कितना टाइम लगेगा। अगर 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से, आप सुन नहीं रहे हैं, बी की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये हर समय 4 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। तो अगर 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहे तो बी को पी तक पहुंचने के लिए 4 मीटर, देखिए तो 4 मीटर ही तो चलना है। 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलते रहे और 4 मीटर चलना है तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। तो बी को यहां तक पहुंचने में 1 सेकेंड लगा। ये देखिए कितना सिंपल है, 1 सेकेंड लगा। अब आपको लगता बड़ी जल्दी हो जाएगा सवाल। अगर ये 1 सेकेंड लगा तो ए जीतेगा रेस। अमित ने बता दिया कि ए जीतेगा रेस। अच्छा, शौर्य ने कहा, अब इन्होंने भी कहा ए जीतेगा, लेकिन शौर्य ने कहा दिस विल डिपेंड ऑन थीटा। ठीक है, और नितिन ने भी कहा ए जीतेगा। थीटा तो शौर्य आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन बेटा आपको एक बात पता है कि इस क्वेश्चन में थीटा आपको एक तरह से पता है। आप देखें इस ट्रायंगल की हाइट 3 और इसका बेस 4 है, तो थीटा की वैल्यू तो हमको पता है। tan थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो 3/4 है। तो थीटा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आप देखें tan थीटा 3/4 है, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो थीटा तो आपको पता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, लेकिन वो थीटा आपको पता है। तो चलिए देखते हैं कि ए को कितना टाइम लगेगा। फालतू की बात नहीं करते, बल्कि देखते हैं कि ए को कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। अच्छा, ए जब नीचे आ रहा होगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे नहीं आएगा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएगा। इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे आने के लिए वो जी साइन थीटा होगा। तो बताइए कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो क्या उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं s = ut + ½ at²? है कि नहीं बताइए? कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जी साइन थीटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मैंने शायद आज की क्लास में 50 बार तो बोला ही होगा कि इंक्लाइन के अलॉन्ग ये जो मोशन होता है ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट s है उसकी वैल्यू 5। आप देखो ना, a से p तक AP जो है वो 5 ही तो है। जब मैं AP को 5 लिखता हूं तो लोगों को चक्कर आने लगता है। पाइथागोरस थ्योरम कभी सुनी है आपने? अगर ये हाइट 3 है और ये बेस 4 है, तो ये जो डिस्टेंस AP है, इंक्लाइन की जो लेंथ है वो 5 ही तो होगी। तो डिस्प्लेसमेंट है 5 और एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा। जी की वैल्यू 10 है, साइन थीटा की वैल्यू, अरे अगर ये थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हुई कि नहीं हुई? साइन थीटा आपको पता कैसे निकालते हैं? ये थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा ये 3, ये हाइट 3 और ये पूरा लेंथ जो कि 5 है। तो साइन थीटा तो 3/5 हो गया। तो साइन थीटा की जगह 3/5 और बाकी टाइम t है। यहाँ जो कैंसिल करना है अगर तो कर दो, जैसे ये 2 × 5 ये 10 हुआ, ये भी 10 हुआ, तो कैंसिल कर देते। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आ रही है ये √5/3 आ रही है। अरे यार मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, यही तो आ रही है √5/3। √5/3 5/3 कल क्लास में आया था जब मैं दूसरे बैच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था। वैसे 5/3 1.67 होता है, √5/3 करीब करीब 1.3 सेकेंड हुआ। तो ए को 1.3 सेकेंड लगेगा, तो ए तो हार जाएगा। अब देखिए नितिन, आकाश बाबू, दिशा, हरिगोविंद और केशु, ये सब लोग अभी बी बोल रहे हैं, लेकिन मैं वही देख रहा हूं कि पहले कैसे सब ए बोल रहे थे, और जो ए बोल रहे थे उनने अपना कमेंट डिलीट भी कर दिया। तो जब हम दोनों का टाइम कंपेयर करते हैं तो जो पार्टिकल ए है वो देर में नीचे पहुंच पाया, पार्टिकल बी पहले पहुंच गया। तो ये बात ऐसे चल रही थी। अच्छा, रेस भी करोगे तुम लोग? बच्चों मेरी पढ़ाई में एक चीज बढ़िया है, सब कुछ होता हुआ दिखाता हूँ, इतना सब मेहनत करता हूँ, रात दिन बनाता हूँ यार आप ही के लिए। तो ये दोनों चलेंगे और जो पार्टिकल बी था वो पहले पहुंच जाएगा जैसे। अब चलिए और घुसते हैं इंक्लाइन पे। ये तो एक सिंपल सा सवाल था, मैंने पहले ही कहा था एक सिंपल सा सवाल है। और इंक्लाइन की बात करते हैं। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो आप देख रहे हैं। ये 2 इंक्लाइन है और दोनों के टॉप से एक पार्टिकल को रिलीज किया गया और ये दोनों पार्टिकल नीचे स्लिप कर जाएंगे। देखिए ये कैसे अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। दोनों इंक्लाइन में सिर्फ एक समानता है, बताइए क्या? दोनों इंक्लाइन में सिर्फ एक समानता है कि दोनों इंक्लाइन की हाइट सेम है। एच देखिए,
ये जो दोनों इंक्लाइन है, इंक्लाइन तो जानते हैं ना, दोनों इंक्लाइन का हाइट सेम है, सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों का हाइट सेम है, बाकी सब अलग अलग है। जैसे यहाँ पे ये थीटा बड़ा है और ये जो थीटा है इधर वाला ये छोटा है, ठीक है। इन दोनों पार्टिकल्स को नाम रख दें, नाम भी दे देते हैं ए और बी। कुछ अगर मैं बहुत सिंपल बात आपसे पूछूं तो आप बड़ी जल्दी बता देंगे। बताइए ए और बी में से कौन पहले नीचे पहुंच जाएगा? ए और बी में से कौन पहले नीचे तक पहुंच जाएगा? ए और बी दो बॉल्स हैं और उनको छोड़ा गया। शौर्य और नितिन ने कहा ए और दिशा ने कहा ए। ए जो है वो पहले नहीं पहुंचेगा, गलत बात। ए बहुत पहले पहुंच जाएगा, पहले नहीं बोलो, बहुत पहले। ए जो है वो बी से रेस जीतेगा और ए बहुत मार्जिन से जीत जाएगा। मैं बताऊं कारण, दो कारण देखो कितने ज्वलंत है। एक तो ए को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ए को थोड़ा सा चलना है, बस इतना चलना है, ए को थोड़ा सा चलना है, ऊपर से ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है। क्या बात है यार, ए को चलना कम है और ऊपर से एक्सेलरेशन ज्यादा है। मतलब एक के पास फेरारी है और उसको सिर्फ लखनऊ तक जाना है, और एक के पास मारुति वैगन आ रहा है और उसको कहा दिल्ली तक जाओ। बताओ, एक तो फेरारी और जाना सिर्फ लखनऊ तक है, और दूसरे के पास वैगनार है, जाना दिल्ली तक है। मैं ये कह रहा हूँ दूसरे पार्टिकल को बहुत दूर जाना है और ऊपर से उसका एक्सेलरेशन मरा हुआ है। तो इस तरह से जो पहला वाला पार्टिकल है ये तो बहुत मार्जिन से रेस जीतेगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं पूछूं किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ए का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ये सारी बातें कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है। तो अब मैं आपसे जो काम की बात है वो पूछता हूं, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेंगे ए और बी, तब इनकी दोनों के पास कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। मिटाओ कुछ तो मिट कुछ और जाता है। तो जब ये यहां पर पहुंचेगा नीचे, तब इसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। ऐसे वो भी पहुंचेगा तो उसके पास भी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। अरे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे पहुंच के कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं फर्जी में बना रहा हूं, हाँ दिख तो रहा है। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बताना है किस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। वहां लिखिए कमेंट बॉक्स में। ए और बी दोनों फाइनली नीचे पहुंचेंगे, किसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी? तो अभिनव ने कहा ए की फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, मुझे भी अच्छा लगा। और विदान ने कहा कि बी की। इसे मिटाओगे तो अरे यार मैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं सेम होगी। तो चलिए फाइनल वेलोसिटी निकाल लें। तो चलिए फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, देखते हैं ए या बी किसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी जब वो जमीन पे पहुंचेगा। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट की अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए यही तो इक्वेशन है बच्चों, मेरे बच्चे, v² = u² + 2as। अब आप कहेंगे ये इक्वेशन आपने कैसे लिख कैसे दी, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी? ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूं क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g sin थीटा, एक्सेलरेशन g sin थीटा है। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखना है ए से पी, ये AP कितना होगा? तो आप देखें, आप साइन थीटा को यहां लिख सकते हैं h/AP। इतना नहीं पता तो फिर बर्बाद हो जाओ। साइन थीटा को h/AP नहीं लिख सकते, तो AP की वैल्यू कितनी होगी? AP मतलब डिस्प्लेसमेंट s, AP हो जाएगा h/sin थीटा। अरे तो जो बॉडी चली वो कितना चली? h/sin थीटा। तो यहां से देखिए पार्टिकल ए की फाइनल वेलोसिटी आ जा रही है √2gh। पहले आप देख लीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। ये बताइए साइन थीटा का कैंसिल होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन थीटा का कैंसिल होना बहुत बड़ी बात बता रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करती, वो सिर्फ h पर डिपेंड करती। बस अगर इन दोनों इंक्लाइन की हाइट सेम है तो दोनों जब नीचे पहुंचेंगे तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। अरे जब थीटा आ ही नहीं रहा आंसर में तो सेम नहीं होगी, दोनों इंक्लाइन का h सेम है, g तो है ही कांस्टेंट, तो सेम होगा। वैसे इस क्वेश्चन को आप v² = u² + 2as की बजाय फिर से वही एनर्जी, अगर आप एनर्जी की बात करें तो पार्टिकल पहाड़ पे चढ़ा है, एक पार्टिकल पहाड़ पे चढ़ा है तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh, और जब वो जमीन की धूल चाट रहा है तब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने ये एनर्जी बराबर एनर्जी कर दी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू आ रही है √2gh, और ये जो फाइनल वेलोसिटी आ रहा है ये कतई इस पर डिपेंड नहीं करता कि पहाड़ का ये जो एंगल थीटा ये कितना है।
तो इन दोनों ही इंक्लाइन में अगर पार्टिकल h हाइट से गिरा है तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही। ये चीज एनर्जी से अगर आप करें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? बढ़िया, ऐसे चलता रहता है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। बहुत अच्छा आज की क्लास आपने अटेंड की, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को, ये इंक्लाइन वाला टॉपिक मत मिस करिएगा, ये आगे तक पढ़ाया जाएगा, हर समय ये आता रहेगा, तो इसको अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ये मोशन अलोंग इंक्लाइन की एक भी क्लास मिस ना करे बच्चों।